मैं डॉक्टर सरिता आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को सोशल प्रॉब्लम की एक टॉपिक घरेलू हिंसा अथवा घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 पर कुछ चर्चा व्यक्त करती हूँ। प्रोफेसर राम आहूजा ने अपनी पुस्तक सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया में स्त्रियों के प्रति होने वाले अपराधों एवं हिंसा को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है। आपराधिक हिंसा, दूसरा सामाजिक हिंसा, तीसरा घरेलू हिंसा। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि घरेलू हिंसा स्त्रियों के प्रति किया जाने वाला एक प्रकार का अपराध है। आज स्त्रियों के प्रति आपराधिक हिंसा के साथ साथ घरेलू हिंसा में भी वृद्धि हो रही है। घरेलू हिंसा का संबंध घर गृहस्थी में नारी का किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है। विवाह के समय नारी सुनहरे स्वप्न देखती है कि अब प्रेम, शांति एवं आत्म उपलब्धि का जीवन प्रारंभ होगा, परंतु अनेक विवाहित स्त्रियों के यह सपने क्रूरता से टूट जाते हैं। वे पति द्वारा मारपीट और यातना की अंतहीन लंबी अंधेरी गुफाओं में अपने आप को पाती है, जहां उसकी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। दुख तो यह है कि ऐसी मारपीट का जिक्र करने में भी उन्हें लज्जा का अनुभव होता है और यदि वे शिकायत भी करें तो खुद उन्हें दोषी माना जाता है या उन्हें भाग्य के सहारे अत्याचारों को चुपचाप सहने की सलाह दी जाती है। पड़ोसी प्रायः ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि यह पति पत्नी के बीच निजी मामला समझा जाता है। घरेलू हिंसा में सामान्यतया दहेज हत्या, पत्नी के साथ भावात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, यौन शोषण, विधवाओं तथा बुजुर्ग स्त्रियों पर अत्याचार, भ्रूण हत्याएं इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। इनमें से कुछ हिंसाओं पर मैं प्रकाश डालने के लिए जा रही हूँ। पहला है दहेज हत्याएं। भारत में अनेक महिलाओं की हत्या दहेज के कारण होती है। आए दिन समाचार पत्रों में दहेज की शिकार अभागी स्त्रियों के जलाने की घटनाओं का विवरण छपा होता है। दहेज की बुराई को रोकने के लिए दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित हुआ और पुनः 1984 तथा 1986 में संशोधन लाकर दंड के प्रावधान को कठोर बनाया गया, किंतु समस्या की कठोरता में कमी आने के बजाय इसमें विस्तार ही हुआ है। दहेज मांगी हुई मात्रा में नहीं दिया जाता है तो कन्या को ससुराल पक्ष वाले तरह तरह से शारीरिक और मानसिक यातना देते हैं और कभी कभी मार भी देते हैं। कभी कभी शारीरिक और मानसिक यातनाओं से तंग आकर नव विवाहिता स्वयं अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है। धर्म युग नामक पत्रिका में 14 जून 1981 को प्रकाशित एक लेख आत्महत्या दहेज कितना जिम्मेदार के आंकड़ों से यह पता चलता है कि भारत में प्रत्येक 3 घंटे पर एक नवविवाहिता दहेज के कारण मृत्यु को गले लगाती है। ये आंकड़े घरेलू हिंसा की सच्चाई पर प्रकाश डालते हैं। अधिकांश दहेज हत्याएं पति के घर में पति पक्ष के लोगों के द्वारा एकांत में की जाती है। इनका कोई ठोस प्रमाण न मिल पाने के कारण पति तथा पति पक्ष के लोग ऐसा करने पर भी कई बार बच जाते हैं। अनेक दहेज हत्याओं को पुलिस पदाधिकारी लड़का पक्ष वाले से पैसा लेकर सामान्य मृत्यु बता देते हैं। प्रोफेसर राम आहूजा ने अपने अध्ययन में दहेज हत्याओं के संबंध में निम्नांकित निष्कर्ष दिया है, जिसकी चर्चा अब मैं कर रही हूँ। पहला, मध्यम वर्ग की स्त्रियों में दहेज हत्याएं निम्न तथा उच्च वर्ग की स्त्रियों की तुलना में अधिक होती है। दूसरा, 70% दहेज हत्याओं की शिकार स्त्रियां
21 से 24 वर्ष की आयु की होती है। तीसरा, दहेज हत्या उच्च जाति की एक समस्या है, न कि निम्न जाति की समस्या। चौथा, दहेज हत्या से पहले युवा दुल्हनों को अनेक प्रकार से उत्पीड़ित किया जाता है। पांचवा, पति का स्वेच्छाचारी व्यक्तित्व, प्रभुताशाली प्रकृति एवं व्यक्तित्व में असामंजस्य इसके लिए उत्तरदायी प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारक हैं। छठा, दुल्हन की शिक्षा एवं उसकी दहेज हत्या में कोई सह संबंध नहीं है। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा है भावात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार। न्यायमूर्ति डॉक्टर बी वेणुगोपाल ने भावात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार को घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण बतलाया और इसका प्रमुख प्रकार बताया है। यदि पति अन्य लोगों की उपस्थिति में पत्नी का अपमान करता है, उसे सारे दिन में किए गए कार्यों का लेखा जोखा देने के लिए विवश करता है तथा अन्य किसी पुरुष के साथ उसके संबंध के संदेह में उसकी अवमानना करता है, तो उसे भावात्मक दुर्व्यवहार कहा जाता है। यदि पत्नी शराब अथवा किसी अन्य नशे के प्रभाव में है और वह उस समय यह नहीं जानती कि क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति में उस पर लैंगिक प्रहार करना लैंगिक दुर्व्यवहार का अन्य रूप है। तीसरा पॉइंट, पत्नी को पीटना। पत्नी को पीटना भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। भारत में पत्नी को पीटने की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। कई बार ऐसी घटनाएं पति नशे की स्थिति में ही करते हैं, परंतु अन्यथा भी ऐसी घटनाएं घटती रहती है। प्रोफेसर राम आहूजा ने इस संबंध में जो निष्कर्ष दिया है उसकी चर्चा मैं अब व्यक्त कर रही हूँ। पहला, 25 वर्ष से कम आयु की पत्नियां पति द्वारा मारपीट का अधिक शिकार होती है। दूसरा पॉइंट, जो पत्नियां पति से आयु में 5 या अधिक वर्ष छोटी होती है, उनकी मारपीट की संभावना अधिक होती है। तीसरा पॉइंट, इस प्रकार की घटनाओं का शिकार स्त्रियां यद्यपि निम्न आय वाले परिवारों की होती हैं, तथापि आय को पत्नी के पीटने से अनिवार्य रूप से नहीं जोड़ा जा सकता है। चौथा पॉइंट, परिवार के आकार और रचना का पत्नी को पीटने से कोई संबंध नहीं है। पांचवा, पति द्वारा पिटाई से कोई गंभीर चोटें नहीं पहुंचती। छठा, यौनिक असामंजस्य, भावात्मक अशांति, पति का अत्यधिक अहम या उसमें निम्नता की भावना, पति की मद्यपानता, ईर्ष्या तथा पत्नी की निष्क्रियता एवं बुजदिली पत्नी के साथ मार पिटाई के प्रमुख कारण हैं। सातवां, यद्यपि अशिक्षित स्त्रियों से ऐसा दुर्व्यवहार अधिकतर होता है, फिर भी शिक्षा तथा पत्नी को पीटने में कोई अनिवार्य सहसंबंध नहीं है। आठवां, यद्यपि उन पत्नियों में दुर्व्यवहार की संभावना अधिक है जिनके पति मद्यपान करते हैं, परंतु अधिकांश पति पत्नी की मारपीट तब करते हैं जब वे नशे की हालत में नहीं होते। अब चौथा पॉइंट, विधवाओं पर अत्याचार। वैधव्य जीवन स्त्रियों के लिए अपने आप में जीवन की सबसे बड़ी दुखद घटना है। अक्सर विधवाओं के साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। आज हजारों की संख्या में विधवाएं सड़कों पर भिक्षा मांगती हुई नजर आती है। परिवार में विधवाओं को तिरस्कृत जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उन्हें भरपेट भोजन और शरीर ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र से भी वंचित रखा जाता है। प्रोफेसर राम आहूजा के अनुसार विधवाओं के प्रति हिंसा के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं, जिन्हें मैं निम्न बिंदुओं के संदर्भ में स्पष्ट कर रही हूँ। पहला, मध्यम आयु की तुलना में युवा विधवाओं का अधिक अपमान एवं शोषण होता है। दूसरा, सामान्यतः विधवाओं को उसके पति की संपत्ति से भी बेदखल कर दिया जाता है। तीसरा, विधवाओं पर हिंसा को बढ़ावा देने वाले पति पक्ष के सदस्य होते हैं। चौथा, यद्यपि सास का स्वेच्छाचारी व्यक्तित्व विधवाओं के शोषण में प्रमुख कारक है, तथापि विधवाओं की निष्क्रियता एवं बुजदिली उनके शोषण में अधिक महत्वपूर्ण है। पांचवा, आयु, शिक्षा तथा वर्ग विधवाओं के शोषण से महत्वपूर्ण रूप से सह संबंधित हैं, परंतु परिवार की रचना और आकार का इससे कोई सह संबंध नहीं है।
5वां पॉइंट, स्त्री हत्या तथा भ्रूण हत्या। अब मैं इस पॉइंट पे प्रकाश डाल रही हूँ। स्त्री हत्या वह हत्या कही जा सकती है जो उस समय हो जबकि वह माँ के गर्भ में है या जन्म लेने के बाद स्त्री शिशु हत्या के रूप में है, और चाहे जलती हुई बहू या अन्य किसी प्रकार के उत्पीड़न से मारने के रूप में है। इतना ही नहीं, इसमें ऐसी हत्याएं भी सम्मिलित हैं जिनमें ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई है कि नारी ने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली हो। बारबरा डी मिलर के अनुसार स्त्री शिशु हत्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो रूपों में हो सकती है। प्रत्यक्ष रूप में तो मारने पीटने से, जहर देने से या गला घोटने से हत्या होती है, और अप्रत्यक्ष रूप से उनके लालन पालन, पोषण या देखभाल की उपेक्षा करके उन्हें मारने का प्रयास किया जाता है। अब तो एक नया तरीका गर्भ में लिंग का निर्धारण या मेडिकल परीक्षण है जिसे एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है, जिसके द्वारा यह पता चल जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की, और हजारों की संख्या में लोग यह पता लगने पर कि गर्भ में लड़की है गर्भापात करा लेते हैं। जन्म लेने से पहले ही नारी की हत्या हो जाती है। इसे भी घरेलू हिंसा में सम्मिलित किया जाता है। प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 में पारित हुआ। इस अधिनियम द्वारा भ्रूण परीक्षण तथा भ्रूण हत्या को अपराध घोषित किया गया है और इसमें कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, किंतु आज भी इस तरह की घटनाएं प्रतिदिन घटती रहती हैं। राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर जितेंद्र नारायण ने अपने एक लेख जेनेटिक डिटरमाइनेशन एंड इंडिविजुअल लिबर्टी में अनेक ऐसे अध्ययनों का उल्लेख किया है जो मादा भ्रूण हत्या की घटनाओं में वृद्धि को दर्शाते हैं। इंडिया टुडे हिंदी 18 जुलाई 2001 में प्रकाशित एक लेख मादा भ्रूण हत्या का जारी है धंधा में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रति वर्ष पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में लाखों मादा भ्रूण हत्याएं होती हैं। भारत के एक अन्य राज्य भी इसके अपवाद नहीं हैं। पार्वती मेनन और सपना रॉय चौधरी ने भी अपने एक लेख में लिखा है कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक के आम प्रचलन के कारण मादा भ्रूण हत्या की घटनाओं में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि भारत में मादा भ्रूण हत्या की घटनाएं बहुत घटती हैं और बालिका, शिशु तथा कन्या भ्रूणों की हत्या ही वास्तव में भारत में स्त्री पुरुषों की जनसंख्या में असंतुलन का कारण बनता जा रहा है। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से भारत में एक अधिनियम पारित हुआ है जो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है। अगस्त 2005 में संसद ने इस अधिनियम को पारित किया था। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने इसे 13 सितंबर 2006 को मंजूरी दी थी। इसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे 26 अक्टूबर 2006 से लागू किए जाने की अधिसूचना जारी की। ऊपर लिखित अधिनियम में निम्नांकित क्रियाओं को घरेलू हिंसा में सम्मिलित किया गया है जिसको मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। पहला, लड़का न होने के लिए महिला पत्नी को ताने देना, उसकी मर्जी के बगैर उससे शारीरिक संबंध बनाना या लड़की के न चाहने के बावजूद उसे शादी करने के लिए बाध्य करना। दूसरा, महिला पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने या उसे गलत काम के लिए मजबूर करना, दबाव बनाना या फिर उसे ऐसा कार्य जिससे उसे चोट पहुंचती है घरेलू हिंसा के दायरे में आएगा। तीसरा, दहेज न लाने के लिए प्रताड़ित करना, गलत नाम से बुलाना, उसके बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने से रोकना घरेलू हिंसा है। महिलाओं और बच्चों को पीटना, थप्पड़ या घूसा मारना, धक्के देना और शारीरिक पीड़ा या चोट पहुंचाना एवं आत्महत्या की धमकी देना भी घरेलू हिंसा है। 5वां पॉइंट, न चाहने वाले व्यक्ति से शादी के लिए मजबूर करना या फिर चाहने वाले व्यक्ति से शादी करने से रोकना भी घरेलू हिंसा के दायरे में ही आएगा। छठा, महिलाओं को नौकरी करने से रोकना या उसे छोड़ने के लिए दबाव बनाना भी इस श्रेणी में शामिल है।
7वां, महिला या बच्चों को घर में रहने से रोकना भी घरेलू हिंसा ही है। महिला एवं बच्चों के किराए के मकान का भुगतान न करना तथा घरेलू सामानों एवं घर के किसी हिस्से के उपयोग से रोकना भी घरेलू हिंसा है। 9वां, महिला या बच्चों को उनके ही वेतन को खर्च न करने देना, नौकरी में बाधा पहुंचाना भी घरेलू हिंसा माना जाएगा। 10वां पॉइंट, पत्नी और बच्चों को जीवन निर्वाह के लिए धन न देना और रोटी, कपड़ा एवं दवाई का इंतजाम न करना भी घरेलू हिंसा माना जाएगा। घरेलू हिंसा से संबंधित नियम कायदों के उल्लंघन को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना गया है। दोषी पाए जाने पर 1 साल की सजा या 20,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों सजा मिल सकती है। उत्तर बिहार के भी कई जिले घरेलू हिंसा में कम योगदान करने वाले नहीं हैं। वैशाली में 2006 में दहेज हत्या की 26, सीतामढ़ी में 17 और शिवहर में दो घटनाएं घटी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार सन 2006 में दहेज हत्या को लेकर 18,119 लोग हिरासत में लिए गए। छेड़खानी सिलसिले में 4,35,079 लोगों की गिरफ्तारी हुई। भारत में विभिन्न महिला संगठन घरेलू हिंसा के विरोध में समय समय पर अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं तथा इसके विरुद्ध संसद द्वारा एक कठोर अधिनियम बनाने हेतु सरकार पर दबाव डालते रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया, जो 26 अक्टूबर 2006 से लागू हो गया। घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार ने सेवा व्यवहार संबंधी शर्तों में उपयुक्त संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत उन कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाने के लिए प्रावधान है जो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं। सजा के तौर पर उन्हें निलंबित किया जा सकता है अथवा उनकी पदोन्नति रोकी जा सकती है। सरकार ऐसे कर्मचारियों की आय का एक हिस्सा प्रत्यक्ष रूप में उनकी पत्नी और बच्चों को देने का अधिकार भी प्राप्त करने जा रही है। ऊपर लिखित वर्णन से इस तथ्य पर प्रकाश पड़ता है कि केंद्र और राज्य सरकार घरेलू हिंसा के अधिनियम पारित कर नियंत्रित करने के लिए प्रयत्नशील है, किंतु केवल कानून पारित कर देने से समस्या का समाधान नहीं है। कानून के सहारे ज़मीनी हकीकत को बदलने के लिए जिस मानसिकता और जिस मशीनरी की ज़रूरत होती है, उसके अभाव में बहुत से कानून महज किताबों की शोभा बढ़ाने भर के ही लायक रह जाते हैं। घरेलू हिंसा निषेध कानून का लागू होना निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है, पर औरतों को घरेलू हिंसा से बचाने का यह प्रश्न तब तक अधूरा ही रह जाएगा जब तक इसे वास्तविक ज़मीन पर पूरी तरह उतार न दिया जाए। यह कानून रातों रात नहीं बना, बल्कि इसे बनवाने और लागू करने के लिए तमाम महिला संगठनों ने खासा संघर्ष किया है, और जिन संगठनों ने इसके लिए संघर्ष किया है उन्हें अच्छी तरह यह पता है कि अमलीकरण का असली संघर्ष तो अब शुरू होगा। घरेलू हिंसा निषेध कानून को किताबों से निकालकर आम औरत के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हिंसा से बचने की ढाल बनाना बड़ी चुनौती है। इसका कारण यह है कि इस रास्ते की बाधाएं ज़्यादा बड़ी हैं और किसी राजनीतिक संघर्ष से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। परंपरागत समाज की मान्यताओं से लड़ना। ऐसे कानून तभी कारगर हो सकते हैं जब पीड़ित पक्ष को यह भरोसा दिलाया जाए कि अन्याय उसकी किस्मत नहीं है। उत्पीड़िता को यह भरोसा रखना चाहिए कि कानून को इस्तेमाल करने के बाद भी वह समाज में सम्मान से जी सकेगी। इसके साथ ही जरूरी है उस मशीनरी की मानसिकता को बदलना जो इसे निचले स्तर पर लागू करेगी। मसलन बलात्कार के मामलों में अक्सर यह शिकायत रहती है कि जब कोई पीड़ित औरत थाने पर लिखाने जाती है तो वहाँ उसे सहानुभूति के बजाय अक्सर उसी नज़र से देखा जाता है जिस नज़र से बलात्कार करने वालों ने उसे देखा था। घरेलू हिंसा के मामले में भी ऐसे ही खतरे हैं। एक लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए हमें ऐसी तमाम छोटी बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी होगी। घरेलू हिंसा निषेध कानून तो इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। आज के लेक्चर में मैं यहीं पूर्ण विराम लगा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह लेक्चर आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक एवं लाभदायक सिद्ध होगा। थैंक यू।